बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11 से 12 बजे तक हम इस महफिल को आपके लिए सजाते हैं, पीर से लेकर जुमेरात तक, और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इन दिनों इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, कि जहाँ पर इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली जाएगी। और कल से इस सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है कि जहाँ पर इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें पहले T20 में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इस मैच का आगाज़ शाम 7:30 बजे होगा, और यकीनी तौर पे जिस तरह तमाशाइयों का जोशो खरोश है, जिस तरह से आवाम में भरपूर पजीराई की है इंग्लैंड की टीम ने, उससे ये सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त साबित हो सकती है। और एक बड़ा अच्छा जो स्टेप लिया है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो ये लिया है कि इस सीरीज़ में कि जो इब्तिदाई जो पहला जो T20 मैच है उसमें 300 जो है वो सैलाब ज़दगान को इस मैच में मदऊ किया गया है ताकि वो इस मैच से महसूस हो सकें। और साथ साथ जो पहला T20 मैच है इसकी जो आमदनी है यानी गेट मनी जो है वो भी जो है वो सैलाब ज़दगान फंड में दी जाएगी। तो कुछ अच्छे स्टेप्स लिए यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। हम हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ को पे तनकीद करते हैं, उस पर इजहार करते हैं, लेकिन जो अच्छे और मुस्तहसन इक़दाम हैं उसको भी सराहना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले हमारे जो शो का हिस्सा होते हैं, अक्सर आपने हमारे शो में बतौर एनालिस्ट देखा होगा, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हारिस अयाज, उनके वालिद की डेथ हुई है। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से हारिस अयाज साहब की फैमिली से उनके वालिद के लिए हम दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज के शो में बहुत कुछ होगा। आज हमारे साथ मौजूद होंगे बज़रिया वीडियो लिंक पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और एक ऐसे टेस्ट क्रिकेटर कि जो गुज़िश्ता रिजीम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता थे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद थे, उनकी सलाहियतों से खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठाया जा सका और अब वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे अतीक़ुज़्ज़मा, जिनसे बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड इस 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के हवाले से। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। पाक इंग्लैंड के हाई वोल्टेज मुकाबलों का आगाज कल से नेशनल स्टेडियम में होगा। 7 T20 मैचेस की सीरीज के लिए दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की। वर्ल्ड कप से पहले ये एक बड़ी सीरीज है। कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी करें। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम। ज्यादातर खिलाड़ी इंजरी के बायस सीरीज का हिस्सा नहीं। ये तासुर गलत है कि इंग्लैंड की बी टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है। मोइन अली। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की जर्सी की वीडियो PCB ने जारी कर दी। मेरा मशवरा है कि शाहीन शाह वर्ल्ड कप ना खेलें। मेरे नजदीक वर्ल्ड कप से ज्यादा वैल्यू शाहीन शाह की है। आकिब जावेद। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहसास है और उनको मेरा भी यही मशवरा होगा कि एक वर्ल्ड कप जो है ना, ये ना भी खेले तो शाहीन की ज्यादा वैल्यू है वर्ल्ड कप। मालूम था कि शुएब मलिक को इज्जत नहीं दी जाएगी, तभी मैंने शुएब को साथ रिटायर होने का मशवरा दिया था। मोहम्मद हफीज। हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में नॉकआउट हो सकती है। शुएब अख्तर। फास्ट बॉलर फातिमा सना इंजरी के बायस वुमेन्स T20 एशिया कप से बाहर हो गईं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के लिए 32 रुकनी तरबियती कैंप का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इस वक्त हमें ज्वाइन किया GTV के नुमाइंदे खुसूसी असगर अजीम ने और उनसे हम जानेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से इस वक्त स्टेडियम में क्या माहौल है और क्या तैयारियां हैं। असगर, क्या तैयारियां हैं, क्या अपडेट्स हैं सीरीज़ के हवाले से? देखिए अली सलमान, आज आखिरी सेशन है प्रैक्टिस का और दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं। इन दोनों टीमों ने अपने अपने तमाम जो खुफिया हथियार थे उनको आजमाने की कोशिश की है। इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान के स्पिनर को जो है वो ज़्यादा फोकियत दे रही है। उनका मानना है कि पाकिस्तानी स्पिनर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन कल जो है पहला T20 मैच यहाँ खेला जाएगा। इंग्लैंड पहली बार पाकिस्तान में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलेगी। स्टेडियम में तमाम तैयारियाँ जो है वो मुकम्मिल है। आज जो है ट्रॉफ़ी की रुनुमाई भी हुई है। इस ट्रॉफ़ी की रुनुमाई जो है जो इंग्लैंड के रेगुलर कैप्टन है जॉस बटलर, उन्होंने किया और साथ में बाबर आजम थे। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरत अंगेज़ तौर पर हमें तो वाकई सलमान बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई है कि उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट का दिफा किया और टीम के भी स्ट्राइक रेट का दिफा किया। उन्होंने कहा कि हम जो है कई मैच इसी स्ट्राइक रेट पर जीतते रहे हैं और इसी अंदाज से हम खेलते रहे। गोया उन्होंने साफ तौर पर वाज़ेह
वाज़े तौर पर ये कहा है कि वो जो है उनके बैटिंग स्टाइल में या टीम के स्ट्राइक रेट में कोई जो है बेहतरी हमें नज़र नहीं आ रही। वो इसी अंदाज से बैटिंग करने जाएंगे। और हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि एक सीरीज़ बड़ी सीरीज़ है। इसके बाद चूँकि एक ट्रायंगल सीरीज़ और फिर न्यूजीलैंड और फिर जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो वर्ल्ड कप के हवाले से उनका कहना है कि ये एक बड़ी सीरीज़ है और इसके लिए हम तैयारी करेंगे और कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म करें। जो पीसीबी की जानिब से ख़ास बात है इसमें, तो उसमें सैलाब जदगान के हवाले से है, चूँकि पहला T20 मैच सैलाब जदगान के नाम किया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक 300 से ज़्यादा जो है मुतासरीन सैलाब ने रब्ता किया है और उन्हें जो है SSU अपनी गाड़ी से, अपनी कन्वेंस से जो है वो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी देगी। जबकि सैलाब जदगान के हवाले से पीसीबी ने पहले T20 मैच के लिए जो है वो टी शर्ट जो है उसमें एक तब्दीली की है। जो अपर होगा हमारे नेशनल प्लेयर्स का, उसके बैक साइड पे जो है वो समंदर यानी कि दरिया और पानी बहता हुआ दिखाया गया है और 70% जो है वो उस हिस्से को कवर किया गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और तकरीबन 70% जो पाकिस्तान जो है वो सैलाबी पानी से जो है वो मुतासिर। और आज सलमान, आज तैयारियों के हवाले से जो है वो एक फुल रेल सेल भी हुई और उस रेल सेल के दौरान जो है सिक्योरिटी इदारों ने पूरे स्टेडियम में मुख्तलिफ मकामात पर जाकर अपनी जो है महारत है उसके ज़रिए जो है मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें चेक की हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ मौजूद था, लेकिन इसी रेल सेल के दौरान जो हेलीकॉप्टर से जो है वो जो स्पाइडर कैमरा है वो उसका तार, उसकी जो डोरी थी वो उसमें उलझ गई, जिसके बाद जो स्पाइडर कैमरा वो गिर गया था। और जो पहला मैच है होगा T20 का, उसमें स्पाइडर कैमरे का इस्तेमाल नहीं होगा चूँकि उसको मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया है। जी, थैंक यू सो मच। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे नेशनल स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम के अंदर की सूरत हाल के हवाले से आगाह करने के लिए और नेशनल स्टेडियम के बाहर जो सूरत हाल थी, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जो वो तैयारियों को हतमी और आखिरी शक्ल दी जा रही है, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे असगर अजीम। हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे इन तैयारियों के हवाले से। इस वक्त लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फॉरवर्ड टेस्ट क्रिकेटर अतीक उज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद होंगे बज़रिया वीडियो लिंक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले असगर अजीम हमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जो T20 सीरीज़ है इसमें तैयारियों के हवाले से बता रहे थे कि ऑन द ग्राउंड और ऑफ द ग्राउंड तैयारियां किस स्टेज पर हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ना सिर्फ अपने जो इंग्लिश हम मनसब हैं उनके साथ मिलकर ट्रॉफ़ी को रिवील किया है, बल्कि साथ साथ उन्होंने मीडिया टॉक भी किए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। काफ़ी एक्साइटेड हैं एज अ टीम और पूरे प्लेयर्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले हमारी काफ़ी क्रूशल सीरीज़ है और 7 मैच हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो बिल्कुल इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि 100% दें और इसको यूटिलाइज़ करें। एज अ कप्तान मैं काफ़ी बिल्कुल एक तरफ परफॉर्मेंस का भी था, लेकिन मुझे एक तरफ खुशी भी थी कि जो हमारा मिडल ऑर्डर है उसने परफॉर्म किया और ऐसी मैचेस भी जिताए, क्रूशल मैचेस भी जीते हैं। एशिया कप में हमारे मिडल ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया और डिफरेंट सिचुएशन में उन्होंने मैच जिताए हैं। देखें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोशिश यही होती है कि 100% दिया जाए। क्रिकेट है कि अप एंड डाउन चलते हैं, कभी आपका ग्राफ ऊपर नहीं रहता, ऊपर नीचे रहता है, लेकिन बिलीव और आप बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर आप इन चीज़ों से गुजरे होते हैं, एज अ स्पोर्ट्स आप इन चीज़ों से गुजरे हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं सब इन चीज़ों से गुजरे हैं। कितना मुश्किल होता है, कितना प्रेशर होता है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कि मैं पूरी टीम की बात करूँ, पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। आप नॉर्मल डिस्कशन करें और उस पर बात करें और ना हम इन चीज़ों पर बॉदर कर रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने बाबर आजम की गुफ्तगू सुनी और बाबर आजम ने अपनी इस गुफ्तगू में कहा कि हमारी तैयारियां जो है वो दुरुस्त समत में जा रही हैं, ओपनिंग हमारी बड़ी अच्छी जा रही है और शायद शाफिदी की कमी जो है वो महसूस होगी। अतीक उज़्ज़मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अतीक उज़्ज़मा इस लिहाज से इस प्राइम के लिए बहुत ज़्यादा सूट करती है ये शख्सियत कि ना सिर्फ वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड में मौजूद हैं, इंग्लैंड के जो स्काउटिंग की टीम है उसका एक हिस्सा है, पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े करीब से उन्होंने देखा और साथ साथ ये कि बाबर आजम जिस डिपार्टमेंट की टीम से खेलते थे उस टीम को इन्होंने कोच किया। तो हर लिहाज से जो अतीक उज़्ज़मा आज के शो में न सिर्फ फिट बैठते थे बल्कि मैं कहूँगा कि सुपर फिट बैठते हैं अतीक उज़्ज़मा, जिन्होंने हमें बज़रिया वीडियो लिंक ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अतीक।
वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है, इसीलिए आपको आज शो में हमने दावत भी दी है। आपने दोनों ममालिक की क्रिकेट को बड़े करीब से देखा है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो है वो 21 T20 मैचेस खेले गए और उसमें से 13 ने इंग्लैंड में कामयाबी हासिल की, 6 में पाकिस्तान को फतह मिली, एक मैच टाई रहा और एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड को पाकिस्तान पे बरतरी हासिल है और अब तक पाकिस्तान की सॉइल पे कोई भी पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान T20 मैच नहीं खेला गया। इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए कल के मैच को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, टफ चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम जो है इस टूर के लिए वेल प्रिपेयर्ड है और इनका जो एक स्क्वाड है, बहुत ही स्किलफुल स्क्वाड है। फिटनेस वाइज भी पाकिस्तान से काफ़ी काफ़ी तो नहीं, मतलब पाकिस्तान से ऊपर है, मगर स्किल में भी काफ़ी ऊपर है। तो पाकिस्तान की एज यूजुअल जो बैटिंग लाइनअप है वो बाबर आजम और रिजवान पे डिपेंड कर रही होगी, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता जो इंग्लैंड की टॉप क्लास बॉलिंग को झेल सकेगा इतनी आसानी से। हैविंग सेड दैट, मगर पाकिस्तान का कुछ भरोसा नहीं होता है। एक दिन बहुत टॉप पे होती है, दूसरे दिन नीचे बैठ जाती है। मगर ये सीरीज मुझे लगता है कि इंग्लैंड बहुत ज्यादा टफ देगा पाकिस्तान को। लेकिन अतिक, कुछ लोग ये हल्के ये भी तनकीद कर रहे हैं और आप जानते भी हैं कि ये तनकीद की जाती है कि ये इंग्लैंड की बी टीम है और इस टीम के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड की बी टीम है। इसमें देखें, आपके थोड़े बहुत लड़के जरूर मिसिंग है, मगर जो इंग्लैंड ने जो अपना जो स्क्वाड पिक किया है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की इस साल की परफॉर्मेंस बेस पे पिक किया है। जैसा कि आपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कराया कि मैं स्काउटिंग का हिस्सा हूं, तो हमारे तकरीबन 12 टोटल स्काउट हैं पूरे इंग्लैंड में। और उन 12 स्काउट में जाके जो अपनी स्काउट ने इंफॉर्मेशन जाके जो हमारे चीफ सेलेक्टर्स और जो चीफ लीड स्काउट है उनको देते हैं, उसके बाद जाके ये टीम बनाई जाती है। ये ऐसा नहीं है कि लैपटॉप पे बैठ के सिर्फ है ना स्ट्राइक रेट देके टीम बन रही है। यहाँ पे जब हम स्काउटिंग करते हैं तो हम एक एक चीज को चेक करते हैं, सिर्फ घर पे बैठ के स्काउटिंग नहीं करते, हर मैच को जाके देखते हैं, उस मैच के एक एक बॉल पे उस प्लेयर पे नजर रखते हैं। ये जो लैपटॉप की आपने बात की है, ये लैपटॉप आपको अब नजर आ रहा है या जब आप पाकिस्तान में थे जब भी नजर आता था? नहीं, जब भी नजर आता था मुझे। मगर देखें, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना तो आप बड़े लिमिटेड होते हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली मैं तो वैसे भी बहुत लिमिटेड था कि मुझे ना तो काम करने देते ना बोलने देते थे। तो आप सबको ये बात नजर आती है। और देखें, हम माशाल्लाह से जितने भी हमारे जर्नलिस्ट और जितने भी एंकर्स हैं, ये सब क्रिकेट से काफी बहुत पुराना उनका ताल्लुक है और ये सारी चीजें नजर आती हैं। तो हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल जो बात मैं कर रहा था, अतीक मैं थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, अतीक यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा। आप सिस्टम का हिस्सा रहे और अब मुझे नहीं लगता कि जिन हालात में आप छोड़ के गए कि आप दोबारा इस किस्म के लोगों के साथ आके काम करेंगे। आपको लगता है कि दानिस्ता तौर पे मीडिया को, अवाम को क्रिकेट बोर्ड बेवकूफ बना रहा है, बना रहा था या बनाता रहा है? देखें, ट्रेडिशन तो चल रही है ना, शुरू से ही चल रही है, कोई नई चीज नहीं है और ये चलती रहेगी। शक्लें चेंज हो जाती हैं मगर लोग जो होते हैं और उनकी मेंटालिटी होती है वो यही होती है और हमेशा से यही काम करते हैं। कुछ आके बातें बहुत ज्यादा करते हैं कि हम ये आके इस तरह कर देंगे, हम उस तरह कर देंगे, मगर जब काम का प्रेशर पड़ता है ऊपर से, जब आपका दूसरे लोगों से ताल्लुक पड़ता है, जब आपकी नौकरी खतरे में लग जाती है तो आप सारी कुछ सेक्रीफाइस कर जाते हैं। मैं इन लोगों में से नहीं था और मेरा जो गोल था वो पाकिस्तान की खिदमत करना था। और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मुझे कोई फायदा नहीं हुआ पीसीबी से। फाइनेंस का जितने पैसे पीसीबी मुझे देती थी उससे ज्यादा मैं इंग्लैंड में कमाता था। तो मैं तो अपने मुल्क के लिए काम करने की जद्दोजहद से आया था, मुझे नहीं करने दिया गया तो मैं यहाँ के दोबारा आ गया। अब देखें, मैं इंग्लैंड के साथ लगा हूँ। और बिल्कुल ये इस बात का मैं भी बर्मिला कहूँगा क्योंकि अतीक से हमारी बड़ी पुरानी एक जो है वो एक वाबस्तगी भी है और क्रिकेट भी तकरीबन थोड़ी बहुत क्रिकेट जो खेले वो साथ भी खेले थोड़ा बहुत। लेकिन अतीक ने जब पाकिस्तान आने का फैसला किया था तो मैं भी उन चंद लोगों में से था जब इनको मैंने कहा कि आप क्यों आए, और आए थे तो अकेले आ जाते, अपनी फैमिली को लेकर नहीं आते। उस वक्त भी इनका यही कहना था कि मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में आया हूँ, मुझे पैसे वहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन मैं ग्रास रूट क्रिकेट पाकिस्तान में खेल के गया हूँ, मैं क्रिकेट को लौटाना चाहता हूँ। लेकिन अतीक को शायद वो मौके नहीं मिल सके कि वो रिटर्न बैक कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। लेकिन अतीक ये बताएं कि अभी जिस तरह से टीम का सेटअप चल रहा है, जो माजी में जो रिजीम था, जिस तरह से काम हो रहा था, क्या आपको लगता है कि इस टीम को देख के पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या हमारा जो मिडिल ऑर्डर है या हमारी जो क्रिकेट है वो खुशदिल, इफ्तिखार और आसिफ अली पे खत्म हो जाती है? आपको लगता है कि मोहम्मद वसीम का यही विजन है? क्या ये ब्लू आइड बॉय है या मोहम्मद वसीम खुद भी मजबूर है किसी के आगे? देखिए, ये मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है हर चीज का, मुझे नहीं पता। देखें, आप एक प्लेयर को कितना चांस दे सकते हैं, और मुझे 4 चांस मिले पाकिस्तान के लिए, और उन 4 चांसों में जो मेरी परफॉर्मेंस थी, अगर वो आज के दौर में मैं होता तो शायद मैं 50 टेस्ट खेल जाता,
और 100 T20 खेल जाता है, इस तरह होता है। तो आप पाकिस्तान का स्क्वाड देख लें, जो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर है। आप रहते कहाँ थे पाकिस्तान में? मैं कराची में रहता था ना। तो फिर इतना ही खेलते जितना खेल के गए? ज्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो। नहीं, वैसे ये बात भी आपकी ठीक है, मगर ये है कि आजकल कराची में थोड़े बहुत चांस मिल जाता है, पहले तो नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था। मगर देखिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं ना, तो आपकी टीम में जगह बनती है, तो लोगों को भी उभाते हैं, बहुत अच्छी चीजें लगती हैं। जैसे बाबर आजम, रिजवान कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी कर रहे हैं। अगर आप 3 प्लेयरों को हटा दें, उसके अलावा आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करके मैच जिताएगा, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। और आपको यही नुकसान होगा। और जैसे आप बात कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी सिलेक्शन किस बेस पे हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ना ऑब्सेशन हो गया है कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। भाई, स्ट्राइक रेट उस वक्त अच्छा होना कि जब बंदा 25 से 30 रन भी करके दे पाकिस्तान को। अब ये जैसे इफ्तिखार है, खुशदिल, और आपने उसका आसिफ अली का नाम लिया, ये 30 रन भी पाकिस्तान को करके दें अपने स्ट्राइक रेट से, तो पाकिस्तान में वो विनिंग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मगर ये वो रन भी कंसिस्टेंटली करके नहीं दे रहे। आसिफ अली ने ठीक है 2 मैच जिता दिए, अफगानिस्तान के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ 1-2 छक्के मार के, ठीक है, कर दिया। मगर उनको आप सिर्फ 6 बॉलों के लिए अगर आपने एक प्लेयर को टीम में रखा हुआ है, तो इस तरह कैसे आप चैंपियन बनेंगे? तो वो 6 बॉलें तो आपको मिलेंगी मेरे ख्याल से एक टूर्नामेंट में 1 दफा मिल जाएगी या 2 दफा मिल जाएंगी। उसके अलावा आप क्या करोगे? आपके पास मैच विनर्स नहीं है मिडिल में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आपने डोमेस्टिक का बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, और जिस डिपार्टमेंट को आप सर्व करके गए, आपने बिल्कुल जो है वो एक सिनेरियो चेंज कर दिया था। वेजेस वाइज अगर मैं बात करूं, फैसिलिटीज़ वाइज बात करूं, और जो सपोर्ट जिस तरह से आपने दिए, बड़ा एक ज़बरदस्त आपने जो है वो एक एनवायरनमेंट उस डिपार्टमेंट का बना के रखा था, और उसको देख के दूसरे डिपार्टमेंट ने भी उन चीज़ों को अडॉप्ट किया। प्रॉब्लम आपको क्या नजर आ रही है कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है इसमें बड़ा प्रॉब्लम है? कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारे ओपनर्स इतना लंबा खेल जाते हैं कि फिर मिडिल ऑर्डर को जो है वो 15 का एवरेज चेस करना पड़ता है। देखें, ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, जब मैं NHPC में था तो हम लोग की सिलेक्टर्स, कोचिंग स्टाफ के साथ मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में मैंने ये चीज एक्नॉलेज की है कि हमारे पास देखें 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बाबर, 3 है, शाहीन और रिजवान। बाबर और रिजवान के कॉम्बिनेशन से फखर जमान की क्रिकेट खराब हो रही है। बाबर और रिजवान के कॉम्बिनेशन से आपने शर्जील जैसे T20 के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर को आपने खराब कर दिया। बाबर और रिजवान के कॉम्बिनेशन की वजह से आपके पास मिडिल ऑर्डर कोई ऐसा नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में एंकर इनिंग खेल सकते हैं। अगर आपके पास शोएब मलिक होता, चलो ठीक है, आप कह सकते थे कि शोएब मलिक हमारे पास है। अब शोएब मलिक भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर में कौन संभालेगा पाकिस्तान टीम को? इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ। ये गलतफहमी है सबकी। अगर ये चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान के जो ओहदेदार हैं वो ये सोचते हैं कि ये टीम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताएगी, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत जाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। अच्छा अतीक, ये बताएं कि आप में फिर वही मैं घूम फिर कर आ जाता हूँ, क्योंकि आप डोमेस्टिक के आदमी हैं, मैं खुद डोमेस्टिक कवर करता हूँ। आदिल अमीन हैं, कामरान गुलाम हैं, उमर अमीन हैं, और इस टाइप के और दूसरे से प्लेयर हैं, शोएब मकसूद हैं, इस टाइप के और ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको आप किसी न किसी हद तक रिलाय तो कर सकते हैं, थोड़ा सा डिपेंड तो इन पर कर सकते हैं। क्या ये पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर का बोझ नहीं उठा सकते हैं कि जो हम स्लॉगर्स की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि खुशदिल भी ऐसे प्लेयर हैं कि वो तेज़ खेलते हैं और ज़्यादा देर आप उनको रोक नहीं सकते हैं। आसिफ अली भी जो है वो छक्कों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा रिलायबल होना चाहिए? देखिए, आदिल अमीन का आपने नाम ले लिया, लोग नाराज हो जाएंगे। एक दफा मैंने आदिल अमीन की परफॉर्मेंस को लाइक कर दिया था जब PCB में था, तो मेरे पर बहुत सारे सवाल उठ गए थे, मेरे पास मैसेजेस आने लग गए, स्क्रीनशॉट आने लग गए। आई थिंक लोगों को कुछ एलर्जी है उससे। अच्छा। मेरे हिसाब से आपने जिन प्लेयरों के नाम लिए, आदिल अमीन और शोएब मकसूद, ये मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते थे। शोएब मकसूद आपका प्रॉपर T20 का प्लेयर है कि T20 में वो जाके वो एक्यूमुलेट भी करता है और वो पावर हिटिंग भी कर सकता है, मगर उसकी फिटनेस और उसके जो इश्यू हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हल नहीं हो सके। ठीक है, फील्डिंग में उसको इश्यूज है, मगर आप उसको फील्डिंग में उसके साथ काम करें ना। शोएब मकसूद आया था फील्डिंग में काम करने के लिए, फिर उसके बाद उसको फैमिली इश्यूज हो गए, उसके साथ थोड़ी सी बैड लक्स भी हुई है, जिसकी वजह से वो वापस चला गया। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि हमारे पास अगर ये टैलेंट मौजूद है और अगर उसकी फिटनेस या उसकी क्या कहते हैं जो फील्डिंग है वो आड़े आ रही है, तो उसको हम इम्प्रूव किस तरह कराएंगे। आजम खान की मिसाल देता हूँ, आजम खान भी वन ऑफ द टॉप प्लेयर है कि वो मिडिल में जाके वो आसिफ अली और खुशदिल और इफ्तिखार से ज्यादा आप चांसेस हैं कि वो परफॉर्म करेगा, मगर उसका भी फिटनेस का इश्यू कि उसको फील्डिंग में कहाँ छुपाया जाएगा। उसको अगर आप फील्डिंग में नहीं छुपा सकते तो उसको विकेट कीपर बना दिया। आप उसकी फिटनेस सही कराए ना, उसको गोल दें, उसको एक टारगेट दें कि भाई अगर ये टारगेट नहीं अचीव करोगे। अच्छा, आपने फिटनेस पे आपने काफी एम्फेसाइज किया, मैं आप पे जाऊंगा फिटनेस के ऊपर, कि फिटनेस के ऊपर आपका बड़ा कंसर्न भी बड़ा होता है। लेकिन साथ में ये जानना चाहूंगा कि अभी आप जब कोच थे, बाबर आजम उसी टीम से खेलते थे, एज ए कोच क्या अतीकुज़्ज़मा T20 में बाबर आजम को ओपन कराते? मैं नहीं कराता।
मैं कभी भी नहीं कराता। मैं अवैस जिया के होते हुए, जैन अब्बास के होते हुए या आसिफ जाकिर के होते हुए बाबर आजम को कैसे ओपन करा सकता हूँ मैं T20 में? आप मुझे बताएं ना। हमारे पास ऑलरेडी, और या उमर अमीन के होते हुए बाबर आजम मेरे लिए नंबर 3 नंबर 4 पे ज्यादा इफेक्टिव होता, क्योंकि बाबर आजम इस तरह का प्लेयर है कि वो सड़कें खुलने के बाद भी चौके और गैप्स में लगा के रन कर सकता है। मेरा बाबर आजम से कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, मगर मैं पाकिस्तान टीम के बारे में सोच रहा हूँ। मैं बाबर आजम आपके सामने है कि वर्ल्ड का नंबर 2 बैट्समैन, तो नंबर आपको 1 क्या लगता है, क्या लगता है कि जो क्रिकेट बोर्ड है वो बाबर आजम को ऊपर रख रहा है, टीम को नीचे रख रहा है, और या फिर ये समझ लूं मैं इस बात को कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस के पीछे सब अपने आप को छुपा लेते हैं? नहीं, आप बाबर आजम को ओपन कराए ना, कोई मसला नहीं। आप बाबर को ऊपर ओपन रखने का कराएं, मकसद ये है कि मुल्क से ऊपर रख रहा है कि मुल्क को जरूरत नहीं है बाबर आजम की ओपनिंग की, लेकिन बाबर आजम की ख्वाहिश है तो बाबर आजम ओपन जा रहे हैं। देखें, हमारे मुल्क की क्या वैल्यूज बनाई थी। अभी जब ये नया बोर्ड आया था, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना, तो हम लोगों ने एक वैल्यूज बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट की और एनएचपीसी की, कंट्री, टीम एंड मी। सब में पहले आप कंट्री को देखेंगे, उसके बाद आप टीम को देखेंगे, उसके बाद अगर आपको अपने आप पे फोकस करना है तो आप करें। मेरे ख्याल से 2 टीमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली चीजों को नजरअंदाज कर देंगे तो आप कैसे, आप कोई फायदा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड क्लास नंबर 1 और नंबर 2 बैटर हो और वो टीम टूर्नामेंट नहीं जीत सके। ठीक है ना? इससे बेहतर यही है कि आपके पास टॉप 10 के अंदर प्लेयर होने चाहिए, मगर आप कम से कम टूर्नामेंट तो जीतें। अब हमारा गोल था कि 5 साल में हमने इतने आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने हैं। एशिया कप तो हम जीत नहीं सके, तो हम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे? आप मुझे बताएं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन जैसी टीमों के खिलाफ अब हम श्रीलंका से जीतना हमारे लिए मुश्किल हो गया। हम 2 मैच खेले, दोनों मैच हार गए, बड़ी सिग्निफिकेंट तरीके से हारे। तो हम कैसे आगे जाएंगे? हमारी बॉलिंग भी फ्रेजाइल, लेकिन हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वो तो ये कहते हैं हम कंसिस्टेंसी, हमारा जो है वो कंसिस्टेंसी को हम जो है वो जहन में रखते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ हम परफॉर्मेंस पे हम काम कर रहे हैं। नहीं तो कंसिस्टेंसी, फेलियर कंसिस्टेंसी नजर आ रही है ना आपको? आपको कोई सक्सेस तो नहीं नजर आ रही कंसिस्टेंसी में? तो आप मुझे बताएं, जो आपके मिडिल ऑर्डर है इनकी क्या कंसिस्टेंसी है? आप पूरा पाकिस्तान उसको डिसलाइक कर रहा है। जितने एक्सपर्ट हैं सबके मैंने कमेंट सुने हैं, सबको पता है, सब बातें कर रहे हैं। हम लोग कोई बेवकूफ थोड़ी है, क्रिकेट खेली भी हम लोग ने, आपने भी क्रिकेट देखी है, इतनी खेली भी है। आपको पता है कि यार पाकिस्तान टीम के ये बेस्ट प्लेयर नहीं है मिडिल ऑर्डर में, ये पाकिस्तान को नहीं जिता सकते मैचेस। जिस दिन बाबर और रिजवान फेल होंगे हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि फिर हमें 11वें नंबर का बैट्समैन जब वो मैच जिता रहा होता है और फिर हम उसके पे शादियाने भी बजा रहे होते हैं कि जी हमें 11वें नंबर के प्लेयर ने मैच जितवाया। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अतीक उज़्ज़मा से बात करेंगे कुछ शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से, शुएब मलिक की टीम में वापसी की बातें हो रही हैं उस पर बात करेंगे, और साथ साथ क्या सरफराज अहमद का कैरियर अपने अख्तिताम को पहुँच चुका है ये डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और कोच अतीक उज़्ज़मा से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे थे कुछ ज़मा से पाकिस्तान क्रिकेटर के हालात के हवाले से, और जिस तरह अतीक भी बात कर रहे हैं हम भी बात कर रहे हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स ने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बात की है, पाकिस्तान की टीम की अप्रोच के हवाले से, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। आकिब जावेद ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। खुद भी प्लेयर और जो मेडिकल टीम है वो भी इंश्योर करती है कि ऐसे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है। और उनको मेरा भी यही मशवरा होगा कि एक वर्ल्ड कप जो है ना, ये ना भी खेले तो शाहीन की ज़्यादा वैल्यू है वर्ल्ड कप से। और जो हमारे ओपनर्स का स्टाइल है 160 एंड अबव मुश्किल में डालता है इन्हें, क्योंकि उस दिन भी हमने देखा फाइनल में भी कि रिजवान जो है 16 ओवर तक खेले, 8 से एवरेज शुरू की और 17 तक ले गए, और तब भी खेल रहे थे और लग नहीं रहा था कि ये रन्स बनाने की 16-16 की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अप्रोच जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप 1 साल 2 साल गेम अपनी को चेंज करते हैं, वरना आप टिपिकली आप लोग आपको ट्रैप करना शुरू कर देंगे। जी नाज़रीन, आपने सुनी आकिब जावेद की गुफ्तगू। और अतीक, आप क्या कहेंगे? आपने लाहौर कलंदर के साथ भी काम किया है, शाहीन को बड़े करीब से आपने देखा है, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी आपने शाहीन को देखा होगा। किस हद तक आप मुत्तफिक हैं इस स्टेटमेंट से आकिब जावेद साहब के कि वर्ल्ड कप वो मिस कर सकते हैं क्योंकि शाहीन इज़ फार इम्पोर्टेंट दैन द वर्ल्ड कप? कभी कभी सही बात कर जाते हैं आकिब भाई भी, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। शाहीन पे आता हूँ कि देखें, प्लेयर की जो वेलफेयर है ना वो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी हेल्थ, उसकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ भी। शाहीन अब मैच नहीं खेल रहा होगा तो उसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम कर रही होगी, तो उसके साथ साइकोलॉजिस्ट का लगाना बहुत जरूरी है। उसको
एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि देखो तुम्हारी ये वर्ल्ड कप आज नहीं खेलोगे, अगला वर्ल्ड कप जरूर खेलोगे, मगर अगर तुम्हारी फिटनेस इस वर्ल्ड कप से तुम्हारी फिटनेस और खराब हो गई तो ये बहुत लॉन्ग टर्म इंजरी जा सकती है। पहली बात तो ये कि शाहीन की इंजरी इतनी लॉन्ग कैसे हुई, इसको ग्राउंड से इंजरी हुई थी ना, इसको कोई ऐसे ही बॉलिंग करते हुए इंजरी नहीं हुई थी, इसको डाई मारते हुए मेरे ख्याल से इंजरी हुई थी। उसके बाद इसको किस तरह लुक आफ्टर किया गया, इसको मेरा नहीं ख्याल से इसको सही तरीके से मैनेज किया गया। अब इंग्लैंड आया, उसको बहुत पहले इंग्लैंड आ जाना चाहिए था। और पाकिस्तान से शुरू से ही हमारा ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा अब जाके थोड़ा मेडिकल सिस्टम हमारा सही हो रहा है। नजीब सोमरो साहब आए हैं, ही हैज गॉट अ वेरी गुड लिंक है एंड he's got a very good knowledge, मगर इससे पहले जो था वो लेकिन अतीक आप वाहिद आदमी है जो कह रहे हैं कि सही हुआ है नजीब सोमरो साहब के आने से। जो हम ग्राउंड में देख रहे हैं, एक मैच चल रहा होता है, एक विकेटों के पीछे गिरा पड़ा होता है, एक बाउंड्री के पास वो गिरा पड़ा होता है, एक उधर जो है वो तौलिया मंगाया हुआ पड़ा हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि कोई जनरल वार्ड बन जाता है वो हमारा मैच जो है। नहीं, मेरे ख्याल से देखें जो आप रेफर कर रहे हैं ना, ये क्रैम्प की वजह से हुआ। जिस वेदर में दुबई में क्रिकेट होती है, इस वेदर में इंग्लैंड वाले तो मर जाएंगे, वो जितने जितने फिट लड़के होते हैं वो भी गिर जाते हैं इस वेदर में। तो मेरे ख्याल से वो क्रैम्पिंग इशू थे, वो क्रैम्पिंग इशू को फिजियो को डील करना चाहिए था सही तरीके से। और इनको मतलब जो आप जिस तरह के जो मिनरल्स आप देते हैं और सारे इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं उस तरह को यूज करना चाहिए था। मगर शाहीन की फिटनेस पे आता हूँ, शाहीन देखें, शाहीन पाकिस्तान का की बॉलर है, और अगर हम उसको सेल्फिशली वर्ल्ड कप में 70% या 80% फिट होने पे भी खिला देंगे तो 20% का जो रिस्क है, इट्स टू मच रिस्क। अच्छा, वक्त मेरे पास कम है, 3-4 मिनट ही रहेगा शो में। डॉक्टर जफर को आप बड़े करीब से जानते हैं और मुझे याद भी है कि आपने जो है उसामा मीर को भी उनके पास शायद भेजा था बैक इंजरी के लिए, कि जब उसामा आपके डिपार्टमेंट से खेल रहे थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है शाहीन शाह अफरीदी की, अगर आपको अपडेट हो? डॉक्टर जफर साहब की कोई बात हुई है? देखिए, मुझे बहुत हंसी आती है कभी कभी लोग जो क्रेडिट ले लेते हैं, डॉक्टर जफर हमारे ये डॉक्टर, और ये डॉक्टर जफर की अगर आप पॉडकास्ट सुनेंगे तो उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान में उनको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो पहली दफा उसामा तो नहीं, उमर अमीन के साथ इशू था, जो जिसकी वजह से डॉक्टर जफर को मैं पर्सनली जानता था फुटबॉल के थ्रू। तो मैंने डॉक्टर जफर से कंसल्ट करके उमर अमीन को भेजा था। तो उमर अमीन के भेजने के बाद 2-3 प्लेयर हफीज ने बोला, फिर उसके बाद उमर अकमल, फिर जफर गौहर, और फिर सारे लड़के जाने लग गए, अजहर अली वगैरह। फिर ये इन लोगों के डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट बन गए। अब मुझे शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट भी मैंने सुना था। अब अल्लाह जानता है कि शाहिद अफरीदी के कैसे कांटेक्ट डॉक्टर जफर के साथ बने, मगर डॉक्टर जफर जो है ऑलरेडी नजीब सोमरो को लाने में डॉक्टर जफर का काफी किरदार है, क्योंकि उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे और मेरे ख्याल से इंटरव्यू पैनल में भी वही थे। तो मेरे ख्याल से अब इनके कॉन्टेक्ट आपस में बन गए। तो डॉक्टर जफर इज अ वेरी गुड डॉक्टर, और पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर है आधी टीम को आपकी डॉक्टर जफर से बात हुई है कि उनके एक्सपेंस क्या शाहिद अफरीदी उठा रहे हैं या पीसीबी उठा रहा है? देखें, डॉक्टर जफर ने अपने पॉडकास्ट में बोला वो पाकिस्तान के लिए फी सबीलिल्लाह काम करते हैं, कोई पैसा मतलब ना ये एक्सपेंस उठा रहे ना वो उठा रहे, तो ये दोनों क्रेडिट क्यों ले रहे हैं फिर? मुझे ये नहीं पता। देखें यार, शाहीन के लिए एक्सपेंसेस का क्या मतलब? देखें, पहली बात तो ये पीसीबी को सारा करना चाहिए। पीसीबी का प्लेयर है, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, ये सारी पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शाहीन की नहीं है। अगर शाहीन की जेब से थोड़ा बहुत खर्च हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। उसके पास अल्लाह का शुक्र है पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से शाहीन ने अपने मुंह से तो कोई ऐसा कंप्लेन नहीं किया, दूसरे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सही कह रहे हैं, शाहिद तो गलत नहीं कह रहा। पीसीबी का फर्ज बनता था अगर शाहीन गया है तो उसकी फ्लाइट, उसकी अकोमोडेशन, उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो ये मिसमैनेजमेंट। आखिरी सवाल इस मौजूद को लेके कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? देखें, ये जजमेंट तो डॉक्टर ने करनी है, मैं इसको कैसे कह सकता हूँ? मेरी ये ओपिनियन है कि अगर शाहीन 80% फिट है, 20% इंजर्ड है वर्ल्ड कप के लिए, इट्स टू रिस्की टू रिस्क योर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर रोजाना पैदा नहीं होते, तो आपको अगर है ना उसका शाहीन अफरीदी को सेव करने के लिए वर्ल्ड कप में अगर आपको रिस्क लेना भी पड़ेगा तो आप उसको मेरे ख्याल से उसकी हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचें इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, अब पहले मैं जरा सरफराज की आपसे बात कर लेता हूँ। ये जो क्रिकेट बोर्ड जो सरफराज के साथ क्यों ऐसा सलूक कर रहा है, और मुझे याद है आपने गुज़िश्ता मेरे साथ जब आपकी नशिस्त हुई थी उसमें आपने कहा था आपको तो सरफराज से मिलने का भी मौका फराहम नहीं किया गया। तो सरफराज को क्या दानिस्ता तौर पर साइड किया जा रहा है और हारिस को जो है बतौर विकेट कीपर इंडक्ट किया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी ज्यादती है। बड़ा अफसोस होता है कि एक प्लेयर जो पाकिस्तान टीम का कप्तान था, जो पाकिस्तान की लेगेसी में उसने अपनी एक लेगेसी बनाई है पाकिस्तान के लिए, और कप्तानी में उसने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं और एक अच्छा लीडर था पाकिस्तान का, तो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आपने उसको, जैसे देखें केविन पीटरसन को इंग्लैंड ने बाहर किया ना, तो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करा था, उसके साथ बैठ के बाकायदा मीटिंग करके उसको क्लियरली समझा दिया, यू वांट टू प्ले काउंटी क्रिकेट, प्ले काउंटी क्रिकेट, मगर अब इंग्लैंड क्रिकेट आप नहीं खेल सकते, ठीक है?
सरफराज को भी अगर आप इसी तरह से डील करें, उसके साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करें, उसको कन्विंस करें, ठीक है ना। अगर सरफराज परफॉर्मेंस दे रहा है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर वो पाकिस्तान टीम में नहीं आ सकता, तो फिर क्या वजह है उसकी? दिस इज नॉट अ फेयर ट्रीटमेंट टू हिम। और मेरे हिसाब से अगर आपको यंगस्टर को लाना भी है ना, तो ऐसे यंगस्टर को खड़ा करें कि वो सरफराज के जूते पहने, तो उसमें अच्छा लगे वो, ये ना। लेकिन आपको और लगता है अभी आइडियल हारिस टाइम भी- है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे मुश्किल टूर होता है, वर्ल्ड कप प्रेशर एक टूर होता है, प्रेशर भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उसके बाद आप यंगस्टर को लेकर जा रहे हैं, बेहतर नहीं होता कि वर्ल्ड कप के बाद आप टीम को रीशेप करते? देखिए, हारिस को इन्होंने तो क्लू तो बहुत पहले से दिया हुआ ना सरफराज को पहले इन्होंने पिना के बिठाए रखा, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके टीम से साइडलाइन कर दिया। ठीक है, हारिस वेरी गुड प्लेयर, और फ्यूचर में हारिस मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि उसके अंदर सारी जो एक होती है ना, टैलेंट है और हार्डवर्क करता है, फिटेस्ट बंदा है, तो ये उसमें है। मगर आप एक प्लेयर को बनाने के लिए उसको स्लोली उसको ग्रूम करते हैं, एक साथ आप जाके उसको ठीक है। समंदर में नहीं फेंक देते। ठीक है, आप आपने अच्छा फुटबॉल में भी ग्रूम करने देखें, की अगर आपने बात की है। शोएब मलिक को हम 1995 से ग्रूम कर रहे हैं, लोम्बार्ड अंडर 15 वर्ल्ड कप से, अब फिर शोएब मलिक को टीम में लाने की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि शोएब मलिक की टीम में जगह है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा है नहीं? ऑस्ट्रेलिया में किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? इफ्तिखार का तो बहुत अच्छा है, तो इसका इसी वजह से मेरे ख्याल से जो हमारे सेलेक्टर हैं वो इफ्तिखार को लेके जाने। देखें, शोएब मलिक, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकता कि उनको कितनी क्रिकेट खेलनी चाहिए, उनको पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए, मैं अपना व्यू दे सकता हूँ। एक बंदा जब इतनी डेडिकेशन के साथ सारी लीग खेल रहा है और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसकी फिटनेस में कोई इशू नहीं है, और ही कुड बी अ की पर्सन। आप देखें तो शोएब मलिक के टक्कर पे कौन है? इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ अली। अगर आप शोएब मलिक को अकेला कर दें, तीन को अकेला कर दें, तो शोएब मलिक भारी होगा इन तीनों। तो मेरे हिसाब से मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि यार आपने चले, आप एक ना एक दिन किसी ना किसी को रिटायर होना ही पड़ता है प्लेयर को, Right. मगर आप उसके साथ अगर प्लेयर खड़ा हुआ नहीं है तो वो क्यों रिटायर हो? उसको हफीज ने उस दिन बोला था ना यार कि ठीक है मुझे भगाना था, तो मेरे टक्कर में कोई लेके भी तो आओ जो मेरे आके मेरी गैप को फिल करे। मगर आपके पास है ही नहीं गैप फिल करने वाले, तो ऑब्वियसली शोएब मलिक के नाम चलेगा, ठीक है। और शोएब मलिक इन सबसे अच्छा है। ठीक है, शोएब मलिक इन सबसे अच्छा है। थैंक यू सो मच अतीक उज़्ज़मा, आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्त थोड़ा महदूद था, गुफ्तगू में यकीनी तौर पे तशनगी रही है। इंशाल्लाह इस सीरीज़ के दौरान हम आपको दोबारा भी जो है वो मदऊ करेंगे अपने शो में। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल रात एक मरतबा फिर 11:05 पर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।